नमस्कार दोस्तों, बराना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गत वीडियो में से आप केंद्र सरकार पढ़ रहे थे जो संसद से चलती है, और गत वीडियो में संसद के तीनों पार्ट आपने पढ़े, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम सीखेंगे संसद की कार्यविधि, जिसमें संसद के सत्रों का, विधेयकों का, प्रस्तावों का, समिति, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, संसद के सत्रों की बात करें तो संसद के एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित होते हैं। पहला सत्र है बजट सत्र, जो फरवरी या मार्च में शुरू किया जाता है। एक मानसून सत्र, जो जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाता है। एक शीतकालीन सत्र, जो नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, प्रश्न एग्जामों में आता रहता है, निम्न में से संसद का सत्र नहीं है, तो विकल्पों में एक ग्रीष्मकालीन नाम आता है। तो हम देख रहे हैं ग्रीष्मकालीन, ऋतु के हिसाब से नहीं चलना है। सर्दियों में शीतकालीन, वर्षा में मानसून, तो गर्मियों में ग्रीष्मकालीन, ऐसा नहीं होता है। सत्र 3 ही होते हैं। बजट सत्र फरवरी मार्च में शुरू किया जाता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। सत्रों से देखें कि किसी सत्र को आहूत करने, प्रश्न है सत्र आहूत करने से मतलब होता है किसी भी सत्र को बुलाने। बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र को बुलाने का, सत्र अवसान करने का। अवसान का मतलब है समाप्त करने का। जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। प्रश्न में हमसे किसी एक सत्र को पूछा जाता है, बजट सत्र को आहूत कर सकता है, तो हमसे वित्त मंत्री वाली गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बजट पेश करने का काम वित्त मंत्री का होता है। लेकिन बजट सत्र हो या मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, किसी भी सत्र को आहूत करने या बुलाने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। सत्र समाप्त करना हो तो यह अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। यहीं पे एक शब्द और सीखें आप, किसी सत्र को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को दिया गया है। एक अच्छा प्रश्न ये भी बन जाता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितने दिनों का हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच, चाहे बजट मानसून की बात करें, चाहे मानसून शीतकालीन की बात करें या शीतकालीन बजट की बात करें, तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितने दिनों का हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। तो देखिए भाई, एक वर्ष में संसद में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला सत्र है बजट, फरवरी मार्च में आयोजित किया जा सकता है। एक है मानसून सत्र, जो जुलाई अगस्त में शुरू किया जाता है। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। किसी भी सत्र को बुलाने और समाप्त करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम अंतर 6 महीने का हो सकता है। तो ये तो हो गए सत्र। अब हम बात करें कि विधेयक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक और धन विधेयक। 4 प्रकार के मुख्य रूप से विधेयक होते हैं। 3 संशोधन, वित्त और धन। इनके अलावा जो भी शेष बचते हैं वो साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं। संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, वित्त विधेयक आर्टिकल 117, धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। विधेयकों में साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक
किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक के फाइनेंशियल बिल के दो पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट को केवल लोकसभा में, कुछ वित्त विधेयक ऐसे भी होते हैं, एक श्रेणी इनकी ऐसी भी होती है जिनको किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में शर्त यह है कि ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक को कोई भी सदन प्रस्तावित कर सकता है, मतलब लोकसभा भी प्रस्तावित कर सकती है और राज्यसभा भी प्रस्तावित कर सकती है। वित्त विधेयक दो श्रेणियों में से होते हैं, जिनमें कुछ ऐसी श्रेणी के होते हैं जिनको केवल लोकसभा ही प्रस्तावित कर सकती है, कुछ ऐसी श्रेणी के भी होते हैं जिनको लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़ दें तो शेष विधेयकों को दोनों ही सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना जरूरी है। लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में भी पारित कर दिया जाए तो काम चल जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस विधेयक को राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक जाता है, लेकिन राज्यसभा को इतना सा ही अधिकार है कि वो किसी धन विधेयक को 14 दिन का विलंब दे सकती है। धन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली राष्ट्रपति की शक्तियों में गत वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो हस्ताक्षर करे या पुनर्विचार हेतु वापस लौटाए। लेकिन एक विधेयक ऐसा भी होता है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। वो कौन सा विधेयक होता है? धन विधेयक। तो अब अपन बात करें कि ये 4 विधेयक 2 कैटेगरी में होते हैं, इनके 2 स्वरूप होते हैं। इन चारों को ही सरकारी रूप में मान सकते हैं और चारों को ही गैर सरकारी भी मान सकते हैं। 2 स्वरूपों में विधेयक बटे होते हैं। साधारण विधेयक सरकारी रूप में भी हो सकता है, गैर सरकारी रूप में भी हो सकता है। संशोधन विधेयक सरकारी रूप में भी हो सकता है, गैर सरकारी में। तो कोई भी विधेयक है वो 2 रूपों में हो सकता है, या तो सरकारी या गैर सरकारी। अब किसी विधेयक को सरकारी विधेयक कब बोलेंगे? जब उस विधेयक को सरकार का कोई मंत्री प्रस्तावित करे। मंत्री, मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तावित कोई विधेयक होता है, ऐसा कोई विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा रखा जाता है सदन में, तो वो सरकारी विधेयक की श्रेणी में आता है। मंत्रियों के अलावा यदि सदस्य प्रस्तावित करे, संसद का कोई सदस्य प्रस्तावित करे मंत्रियों के अलावा, तो विधेयक का वह स्वरूप कैसा माना जाता है? गैर सरकारी। तो आप निश्चित रूप से सीख गए होंगे, सरकारी विधेयक मंत्री जिसे प्रस्तावित करे सरकारी विधेयक की श्रेणी में आता है। जैसे कोई सदस्य प्रस्तावित करे उसे गैर सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। अब हमने संसद की कार्यविधि में 2 चीजों का अध्ययन कर लिया है। सत्र जो होते हैं 3 और विधेयक होते हैं 4। संसद में बात करें प्रश्नकाल। संसद में प्रश्नकाल संसद प्रारंभ होने के प्रथम घंटे का समय किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नकाल। और जनरली ये प्रश्नकाल संसद में 11 से 12 बजे तक रहता है। एक बार रेलवे के एग्जाम में ऐसा देखा कि उसमें AM PM में दे रखा था, संसद में प्रश्नकाल होता है, विकल्पों में समय दिए हुए थे, तो अपन ये माने 11 AM से 12 PM तक प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल से जुड़े कुछ प्रश्नों पर गौर करें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रश्नकाल में क्या किया जाता है। पहले घंटे का समय या 11 से 12 तक संसद में क्या किया जाता है?
तो प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें भाई प्रश्न कौन पूछ सकता है, तो सामान्य व्यक्ति संसद में जाकर के प्रश्न नहीं पूछ सकता है। प्रश्न कौन पूछ सकता है, तो संसद का कोई भी सदस्य। या तो लोकसभा का सदस्य प्रश्न पूछ सकता है या राज्यसभा का सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। अब ये बिंदु पर गौर करें, प्रश्न किससे पूछे जाते हैं। प्रश्न कोई भी सदस्य पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, तो प्रश्न संबंधित विभाग के, संबंधित विभाग के मंत्रियों से पूछे जाते हैं। माना कि किसी सदस्य का प्रश्न रेल से जुड़ा हुआ है, तो संसद में रेल मंत्री बैठा हुआ है, उससे पूछ सकता है। टैक्सों से जुड़ा हुआ है, वित्त मंत्री से पूछ सकता है। सेना से जुड़ा हुआ रक्षा मंत्री से पूछ सकता है। तो कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से संसद में प्रश्न पूछ सकता है। बात यह आती है कि प्रश्न पूछने के लिए अनुमति की आवश्यकता है, तो बिल्कुल अनुमति लेनी होती है। यदि आप लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं, तो सभापति से अनुमति लेकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब प्रश्नों की प्रकृति पर गौर करें, तो ऐसा कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है, वो प्रश्न तो माने जाते हैं तारांकित प्रश्न। और ऐसे कोई प्रश्न जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, मंत्री किसी सदस्य को लिखित रूप से उत्तर दे, तो ऐसे प्रश्नों को बोलेंगे अतारांकित प्रश्न। अब देखिए प्रश्नकाल के प्रश्नों पर गौर कर लेते हैं। प्रश्नकाल चलता है तो 11 से 12 बजे तक। संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा कहलाता है। तो संसद की कार्यवाही में पहले घंटे का समय किस नाम से जाना जाता है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या किया जाएगा, तो प्रश्न पूछे जाएंगे। बात ये आती है प्रश्न किससे पूछे जाएंगे, तो संसद में बैठे हुए मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कौन पूछ सकता है, तो संसद का कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। यदि मौखिक उत्तर आ रहा है, तारांकित प्रश्न की श्रेणी होगी। यदि लिखित रूप से उत्तर आ रहा है, निश्चित रूप से अतारांकित प्रश्न होगा। प्रश्नकाल के बाद संसद में एक काल आता है, उसे हम शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है, वो शून्यकाल कहलाता है। बात यह है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शून्यकाल में 0 आवर भी बोलते हैं। शून्यकाल में संसद में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो पूर्व घोषित नहीं। इसके अलावा शून्यकाल में ही संसद की कार्यवाही के दिन भर का कार्यक्रम भी तय किया जाता है। कौन कौन से विधेयकों पर चर्चा होनी है, कौन कौन से विधेयकों में मतदान होना है, कौन कौन से विधेयकों को पारित करने की कार्रवाई होनी है। तो ये सारा जो काम किया जाएगा, दिन भर का जो कार्यक्रम तय किया जाएगा, वो कौन से काल में किया जाएगा, शून्यकाल। संसद में स्थायी समितियों की संख्या लगभग 24 है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से है, उनका जिक्र अपन कर लें समितियों का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से लोक लेखा समिति, एक लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति, एक प्राक्कलन समिति। देखिए इनके गठन की चर्चा कर रहे हैं। तो लोक लेखा समिति में सदस्य होंगे 22 सदस्य। ये 2 खंडों में होंगे। 15 तो लिए जाएंगे लोकसभा से, 7 लिए जाएंगे राज्यसभा से। लोक उपक्रम समिति में भी टोटल सदस्य होंगे 22 और 15 लोकसभा से और 7 सदस्य ले जाएंगे राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होगी 30 और 30 के 30 सदस्य
कहां से लिए जाएंगे? लोकसभा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद की कौन सी समिति के सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति ऐसी होती है जिसके सभी सदस्य होते 30 कंप्लीट लोकसभा से आते हैं। तो इन समितियों से एक तो सदस्य संख्या का प्रश्न आ जाता है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 22 होते हैं। लोक उपक्रम समिति में सदस्य 22 होते हैं। प्राक्कलन में सदस्य होते हैं 30। लोक लेखा समिति से खास बात यह है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है केवल विपक्ष से ही लिया जा सकता है। सत्ता पक्ष से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद की कौन सी स्थायी समिति का अध्यक्ष केवल विपक्ष से लिया जाता है? तो विपक्ष से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लिया जाता है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग रिपोर्ट की जांच करना लोक लेखा समिति का काम होता है। सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य कुशलता बढ़ाने का सुझाव देना सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम समिति का कार्य होता है। प्राक्कलन समिति इस बात पर रिपोर्ट करती है सरकारी खर्चों में कटौती का सुझाव देना। 3 प्रमुख स्थायी समिति हैं। लोक लेखा 22 सदस्य, लोक उपक्रम 22 सदस्य, प्राक्कलन 30 सदस्य। उन दोनों समितियों के दोनों जगह से सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। प्राक्कलन ऐसी समिति है जिसके सभी सदस्य 30 जिनकी संख्या होती है लोकसभा से ही लिए जाते हैं। खास लोक लेखा समिति में अध्यक्ष के प्रश्न का ध्यान रखना है कि इसका अध्यक्ष केवल और केवल विपक्ष से लिया जा सकता है। संसद के कुछ खास प्रस्तावों पर गौर करें तो एक सबसे डेंजर प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। इसको कौन ला सकता है? तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किस पर? तो सरकार पर, सत्ता पक्ष पर लाया जाता है। और यदि ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित हो जाए, लोकसभा में पारित कर दिया जाए, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। इसलिए खतरनाक प्रस्ताव है अविश्वास। अविश्वास को लाने का जो काम करेंगे विपक्ष करेगा। किसके ऊपर लाया जाएगा? तो सत्ता पक्ष पर। अच्छा प्रश्न ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव कहां पर पारित होना चाहिए? लोकसभा में। निश्चित रूप से सरकार गिर जाएगी। यदि विपक्ष किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध, किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध प्रस्ताव लाता है तो ऐसा प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव कहलाता है। तो अविश्वास और निंदा में ये अंतर है। अविश्वास से पूरी सरकार प्रभावित होती है, निंदा प्रस्ताव से कोई मंत्री विशेष, एक मंत्री प्रभावित हो सकता है। एक धन्यवाद प्रस्ताव भी आता है, इसका कोई फर्क भी नहीं है। ये प्रस्ताव संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये प्रस्ताव आता है। तो दोस्तों, संसद की कार्यविधि के अंतर्गत आपने सीखे हैं संसद के सत्र, जिनकी संख्या 3 है, बजट, मानसून और शीतकालीन। किसी भी सत्र को बुलाने का, समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। स्थगित का लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को है। फिर आपने विधेयक पढ़े, साधारण संशोधन, वित्त और धन। धन एक ऐसा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा ही प्रस्तावित कर सकती है। धन एकमात्र ऐसा विधेयक है जिसे लोकसभा में पारित करवाना जरूरी होता है, राज्यसभा से वो प्रभावित नहीं होता है।
धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जिसे कभी राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। उसके बाद आपने प्रश्नकाल पढ़ा। संसदीय कार्यवाही में प्रथम घंटे का समय होता है। मंत्रियों से कोई सदस्य अनुमति लेकर के प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से आते हैं तो तारांकित होता है, और लिखित रूप से आते हैं तो वो अतारांकित प्रश्न माना जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है शून्यकाल, जिसमें दिन भर का कार्यक्रम तय करना, ऐसे मुद्दे उठाना जो पूर्व घोषित नहीं हो। आपने कुछ खास स्थायी समितियां पढ़ी, लोक लेखा, लोक उपक्रम, प्राक्कलन समिति, सरकार को गिरा देने वाला प्रस्ताव आपने पढ़ा। दोस्तों, आपको इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पुटअप होता रहता है। आपने समझने की कोशिश की है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम उनका समाधान कर सकें।